ठीक है, तो आज का टॉपिक है बिजनेस फंक्शंस एंड ब्रेक इवन इक्विलिब्रियम पॉइंट एनालिसिस। सही है ना। सबसे पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं बिजनेस फंक्शंस में हम कॉस्ट फंक्शन की। ठीक है ना, हमारे पास होता है कॉस्ट फंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉस्ट फंक्शन की। तो कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? कोई भी हम अमाउंट जो स्पेंड करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, सही है ना, उसको कॉस्ट कहते हैं। द अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए commodity। सही है। X is called its cost। सही है भाई, कोई भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी के लिए, वो क्या होती है, उस कमोडिटी को तैयार करने में, प्रोडक्शन में जो पैसा खर्च होता है वो कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इफ सी डिनोट्स द प्रोडक्शन कॉस्ट of X units of the commodity X। और कॉस्ट फंक्शन कैसे डिनोट किया जाता है? देन कॉस्ट फंक्शन is denoted by, तो अगर सी एक्स को एक्स लेते हैं हम कमोडिटी को, एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो आपका कॉस्ट फंक्शन कैसे डिनोट हो जाता है? सी ऑफ एक्स के थ्रू। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म्स में शो की जाए तो उसको कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। सही है ना। और सी ऑफ एक्स मीन्स वाई। ठीक है ना। कॉस्ट फंक्शन हमेशा किसके बराबर होता है? इट इज डिनोटेड बाय वाई। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, हमारा कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो किस चीज़ों पे डिपेंड्स कर रहा होता है? कॉस्ट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, number of units produced, fixed cost, और नंबर थ्री वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन डिपेंड्स कर रहा होता है तीन चीज़ों के ऊपर। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे डिपेंड कर रहा होता है, फिक्स कॉस्ट पे और वेरिएबल कॉस्ट पे। नाउ इधर हम बात कर लेते हैं व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो सब पहले डिस्कस कर लेते हैं हम फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? Fixed cost remains constant for all level of output. Fixed cost remains constant, ये सेम रहती है at all levels of output। ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट होती है।
It generally includes such items as, जैसे हो गई बिल्डिंग, प्लांट हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, एक्सेट्रा। सही है। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। और वेरिएबल क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज which vary with output. It includes such items as जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, पब्लिसिटी, एक्सेट्रा। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर रही होती है आउटपुट के हिसाब से। जैसे नंबर ऑफ, आपने प्रोडक्शन नंबर ऑफ आइटम्स कितने बनाने हैं, अगर 10 बनाने हैं तो उसका रॉ मटेरियल कितने का आएगा, 20 बनाने हैं तो उसका रॉ मटेरियल कितना आएगा, 25 बनाने हैं तो उसका रॉ मटेरियल कितना आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से लेबर कितनी लगेगी, उस हिसाब से नंबर ऑफ आउटपुट के हिसाब से वेरी कर रही होती है। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि हमारे कॉस्ट फंक्शन जो डिपेंड कर रहा होता है वो किन चीज़ों पे कर रहा होता है, वो हमारा कॉस्ट फंक्शन डिपेंड्स कर रहा होता है नंबर ऑफ यूनिट, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा नाउ द कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेस्ड होता है किस तरीके से, कॉस्ट फंक्शन is equal to number of units multiply by variable cost plus fixed cost. Number of units multiply by variable cost plus fixed cost. सही है। और इस तरह से भी लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको C of x is equal to वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। इस तरह से आपका कॉस्ट फंक्शन एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर है ये? अच्छा, ग्राफ भी आ जाते हैं पेपर में, तो ग्राफ को भी थोड़ा सा डिस्कस करता हुआ चलता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का। सही है ना। उसके ग्राफ को भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें इसकी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की। सही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले फिक्स कॉस्ट की देख लें।
लाइक फिक्स कॉस्ट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट कैसे सेम रहती है कि फॉर सपोज आपने एक जगह पे प्रोडक्शन करनी है और उस जगह का आपने रेंट 50,000 का लिया। ठीक है, आपने एक जगह किराए पे ले ली 50,000 की। सही है। अब आप उसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बना लें, उसकी फिक्स कॉस्ट जो पर मंथ पे है या पर ईयर पे है वो 50,000 ही आपने पे करनी है। सही है। तो आउटपुट के हिसाब से इसका किराया बढ़ना या कम होना नहीं होता। सही है ना। तो ये फिक्स कॉस्ट और एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना। नाउ ये क्या है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। सही है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। इसी तरह से ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ यहाँ बना रहा हूं मैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे ग्राफ आपका कैसा होता है, कर्व होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ रिड्यूस होता जाता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे अगर आप देखें, जब आप नंबर ऑफ यूनिट अगर यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 और यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं आप 1000, सही है ना। तो जब 10 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट डिवाइड हो रही है तो पर यूनिट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। सही है। और वो रिड्यूस होती जाएगी। अगर 1000 यूनिट बनाए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे रिड्यूस कम होती जाएगी। ठीक है ना। इस वजह से इसका ग्राफ कर्व में दिखता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट देख लें। वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये होता है बेसिकली स्ट्रेट लाइन में। कैसे स्ट्रेट लाइन में आ गया भाई, सही है। तो वाई पे आपकी कॉस्ट होती है, या आपके नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। सही है। फॉर सपोज आपने एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 10 रुपए। सही है ना। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 10, पहला प्रॉब्लम। 2 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 20 रुपए। सही है। 2 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 20 रुपए। तो 3 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 30 रुपए। सही है ना। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्स आपका नंबर ऑफ यूनिट्स है और वाई आपकी कॉस्ट है। सही है। तो ये इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। सही है। 1 यूनिट बनाया तो कॉस्ट 10 रुपए थी। 2 यूनिट बनाया तो कॉस्ट 20 रुपए थी। 3 यूनिट बनाया तो कॉस्ट 30 रुपए लगेगी। 4 यूनिट प्रिपेयर किया तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 5 यूनिट करे 100 यूनिट बनाए तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 1000 रुपए। सही है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर है ये। नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ये याद रखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे कि आप 1 यूनिट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। तो उसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, 10 पे बन जाएगा। सही है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन पे होता है। सही है। ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं आगे जाके एवरेज कॉस्ट की। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे बनता है हमारा, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट हमारी बराबर होती है
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एवरेज कॉस्ट हमारी बराबर होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और इसका जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं ए सी के नाम से भी डिनोट करते हैं, सी बार के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको हम डिनोट जो करते हैं वो कहीं जगह पे सी बार के नाम से भी डिनोट करेंगे, कहीं स्मॉल सी के नाम से भी, जिस तरह की बोलेगा वैसे निकल जाएगा। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए हमारे पास क्या बन जाता है इधर, अगर कॉस्ट फंक्शन के लिए हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट फंक्शन बराबर होती है एक्स डॉट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बराबर होती है कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ डिवाइड हो रहे थे, वहाँ जाके एवरेज कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गए विद रिस्पेक्ट टू एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ये बन जाता है। नाउ हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, सप्लाई और डिमांड, सही है। तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं। सप्लाई फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एस ऑफ एक्स से। फंक्शन है एवरी फंक्शन ऑफ एक्स इज वाई, सही है ना, एवरी फंक्शन ऑफ एक्स इज वाई, सही है ना। पर यूनिट कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज कॉल्ड एज सप्लाई फंक्शन। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट is called as supply function। सप्लाई फंक्शन को एस ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। रिलेशनशिप जो होती है, इफ एक्स represent the number of units, if f(x) represent the number of units produced, then the relationship between the cost and supply function is C of x is equal to x dot x of x। सिमिलरली आपने देखा पर यूनिट कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन की जो यहाँ बनी थी, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स डॉट ए सी, यही चीज यहाँ लिख दी गई एस डॉट एस ऑफ एक्स, ठीक है। डिमांड फंक्शन, डिमांड, डिमांड व्हाट इज डिमांड, डिमांड प्राइस होती है, सही है। किस तरीके से, अगर आप अपनी कार सेल आउट कर रहे हैं, सही है ना, कार सेल आउट कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई क्या डिमांड है, तो आप क्या बताएंगे मुझे, आप प्राइस बताएंगे ना मुझे, भाई मैं 25 लाख डिमांड कर रहा हूँ, मैं 20 लाख डिमांड कर रहा हूँ। तो आप, मैं पूछता हूँ क्या डिमांड है, तो आप मुझे फ़ौरन से प्राइस बताते हैं, सही है। एक मोबाइल फ़ोन है, आप सेल आउट कर रहे हैं, सही है ना, आपने मेरे हाथ में दिया, मैंने आपसे पूछा क्या डिमांड है आपकी, तो आपने फ़ौरन बताया भाई मेरी डिमांड है 45,000, सही है। ये तो नहीं बताना शुरू करते थे ना, मैंने पूछा क्या डिमांड है, आप बता रहे हैं स्पेसिफिकेशन के भाई इसकी 4 GB रैम है और ये 64 GB की स्पेस है, ये है वो है, ये स्पेसिफिकेशन कहलाती है। डिमांड क्या होती है, प्राइस होती है, ठीक है ना। तो डिमांड फंक्शन
डी ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक है ना, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है, सही है। डिमांड क्या होती है हमारी, प्राइस होती है, डिमांड होती है हमारी प्राइस। The demand function express the relationship between the demand function express the relationship between revenue between the unit price that a product can sell for the number of units that can be sold at that price, सही है। तो आपकी क्या होती है डिमांड फंक्शन, क्या होती है डिमांड फंक्शन, ये होती है जो आप डिमांड कर रहे होते हैं। आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, कितने का ख़रीदा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वो डिमांड की कि भाई मैंने ये मोबाइल फ़ोन बेचना है और मैं ये 45,000 का बेच रहा हूँ, तो उसकी जो प्राइस है वो बेसिकली डिमांड है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू फंक्शन की, फिर रिलेशनशिप करेंगे डिमांड और रेवेन्यू के दरमियान। रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू आपकी सेल्स होती है, सेल प्राइस जो होती है वो रेवेन्यू होता है। कितने में चीज़ आपने ली और कितने में बेची, जितने में बेची वो आपकी क्या होती है, रेवेन्यू होता है, सही है। जो आपका रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, रेवेन्यू फंक्शन। इफ द टोटल sales of a production of a product is expressed in terms of number of units sold, is expressed in terms of number of units sold, then the function is called revenue function. In terms of x, रेवेन्यू फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ एक्स। रेवेन्यू फंक्शन को आर ऑफ एक्स से इन टर्म्स ऑफ डिनोट करते हैं, एवरी फंक्शन ऑफ एक्स इज वाई, सही है ना। तो टोटल सेल्स फंक्शन जो होता है, आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो सेल, टोटल सेल्स जो होती है वो रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू आपका कैसे डिफाइन होता है, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो एक आपका यूनिट था, सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट थी 15 रुपीज़, सही है। मैंने आपसे कहा भाई मुझे 10 आइटम दे दो, तो आपका टोटल सेल्स कितने की हो जाएगी, भाई 10 रुपए का एक यूनिट था, मैंने आपसे 15 आइटम मांग लिए, तो टोटल सेल्स आपकी कितने की हो गई, 150। तो ये रेवेन्यू है, ये क्या है, रेवेन्यू, सही है भाई, क्लियर है। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी,
इसको इस तरह भी लिखते हैं, रेवेन्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अगर क्वांटिटी को आप x ले लें, क्वांटिटी को अगर आप x ले लें तो ये पी एक्स भी लिखा जाता है, सही है। और अगर प्राइस जो है वो डिमांड है, मेरी प्राइस जो है वो मेरी डिमांड है, तो फिर क्या हो जाता है, अगर मैं फंक्शन लिखूं आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो प्राइस मेरी डिमांड है तो डी ऑफ एक्स इंटू एक्स, सही है। तो रेवेन्यू फंक्शन एक्स डॉट डी ऑफ एक्स, इस तरह भी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, प्राइस डिमांड है, सही है भाई, इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है। ये तो बात हो गई थी रेवेन्यू। ना रेवेन्यू क्या थी, टोटल सेल थी। कॉस्ट की बात करी, रेवेन्यू की बात करी। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट जितने में चीज़ आपको पड़ी थी। रेवेन्यू क्या था, जितने में आपने बेची थी, सही है। तो अब बात आ जाती है प्रॉफिट की, यहाँ आ जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या करता है, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन आपका होता है, प्रॉफिट आपका बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। एक मोबाइल फ़ोन है, आपने ख़रीदा था 36,000 का, सही है, और वो आपने मुझे कितने में बेच दिया, वो आपने मुझे 45,000 में सेल आउट कर दिया। तो 45,000 आपका क्या हो गया, रेवेन्यू। और आपको वो पड़ा कितने का था, वो आपको पड़ा था 36,000 का। तो आपका प्रॉफिट क्या आ गया भाई, 9,000 का आपका क्या बन गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होती है प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस लिख लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस कैसे लिखा जाता है, P ऑफ x इज इक्वल टू R ऑफ x माइनस C ऑफ x, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं ब्रेक इवन की। व्हाट इज ब्रेक इवन कंडीशन, ब्रेक इवन कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, ब्रेक इवन कंडीशन वो कंडीशन होती है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, सही है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन कंडीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट। ब्रेक इवन कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में चीज आपने खरीदी उतने में ही बेच दी, आपको कोई पैसा नहीं बचा, सही है। वैसी कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, ब्रेक इवन कंडीशन होती है, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट is defined to be that level of production and sales where the sale revenue is just equal to the cost। ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी सेल्स कॉस्ट के बराबर, ऐसी कंडीशन कहलाती है ब्रेक इवन कंडीशन। तो हमारे पास ब्रेक इवन कंडीशन में प्रॉफिट क्या होता है, एट ब्रेक इवन कंडीशन, एट ब्रेक इवन कंडीशन प्रॉफिट इज जीरो। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, वी हैव P of x is equal to R of x
माइनस सी ऑफ एक्स। प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर होता है? रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन के। तो एट ब्रेक इवन कंडीशन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जीरो होता है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये माइनस की कॉस्ट है, इस तरफ लेके आऊंगा, कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन के बराबर हो जाएगा और रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन के बराबर आ जाएगा। तो ब्रेक इवन कंडीशन पे रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होती है या कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर होती है। सही है, एट ब्रेक इवन कंडीशन रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होती है या कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर होती है। ठीक है, अब आपने मजीद इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू को बराबर लिया हुआ है एक्स डॉट डी ऑफ एक्स के, और अगर कॉस्ट फंक्शन को देखें तो एस डॉट एफ। सही है, बोथ साइड्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एट ब्रेक इवन कंडीशन डिमांड किसके बराबर हो जाती है? सप्लाई के। डिमांड किसके बराबर होती है? सप्लाई के। या सप्लाई किसके बराबर होता है? डिमांड के। ठीक है ना? जरा ग्राफ के थ्रू देखें इसको, ग्राफिकली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं इसकी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस। ये मैंने एक ग्राफ बनाया y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, x पॉजिटिव होता है इस तरफ, ये मेरा y एक्सिस। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन। सही है, इधर मैं बना देता हूँ अपनी फिक्स कॉस्ट, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। ये मेरी फिक्स कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट शुरू होती है, क्योंकि पहले आप प्रोडक्शन हाउस लेते हैं, उसकी कॉस्ट बेयर करते हैं, देन आप प्रोडक्शन करते हैं। ऊपर से इसके क्या वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है। ये जो ग्राफ है ये वेरिएबल कॉस्ट का है, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट। सही है, इस ग्राफ को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जिसके अंदर दिख रही होती है, इस ग्राफ को मिक्स कॉस्ट का ग्राफ भी कहते हैं। सही है ना? वाई पे आपका कॉस्ट, या चलें, अब रेवेन्यू जो स्टार्ट होता है वो जीरो से, रेवेन्यू का ग्राफ जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो रेवेन्यू का ग्राफ जो बना वो जीरो से, क्योंकि आपकी सेल, आपने प्रोडक्शन हाउस लिया, फिक्स कॉस्ट कुछ बेयर की, देन आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की, प्रोडक्शन हो गई, अब आपको चीज़ बेचनी है, अभी आपने कुछ भी नहीं बेचा, टोटल सेल क्या है? ज़ीरो है। सही है, जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और टोटल सेल करते हैं, इसकी ये सेल, ये आपकी सेल कर, जिस पॉइंट पे आपका वेरिएबल कॉस्ट और आपका रेवेन्यू या टोटल सेल्स का ग्राफ क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होता है। फॉर सपोज यहाँ यूनिट्स हैं, यहाँ कॉस्ट है। सही है, पैसे हैं वाई पे, यहाँ यूनिट्स है, तो इस पॉइंट पे ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ एक्स की कोई वैल्यू होगी, फॉर सपोज मैं 1500 यूनिट्स लिख देता हूँ और इधर कॉस्ट आ रही है 95,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया? एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 1500, वाई की वैल्यू 95,000। ठीक है, और ये पॉइंट कौन क्या कहलाता है? ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है?
ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है भाई, क्लियर है ब्रेक इवन पॉइंट? जिस पॉइंट पे वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ब्रेक इवन कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी ना। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल से मजीद आपको चीजें क्लियर आउट होंगी। ना एग्जाम्पल नंबर 1 है, a company sells X units of tin every day at rupees 110 per tin. A company sells X unit of tins every day at rupees 110 units per tin. ठीक है, the cost of manufacturing is rupees 92 per unit per tin, and the packaging charges is rupees 5 per tin. Besides these, the daily overhead cost comes to rupees 1800. Determine the profit function what determine the profit function, what is the break even point। सही है, दो चीज़ें मालूम करनी है हमें। एक तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन मालूम करना है, और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट। भाई हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हम इससे डाटा गैदर करते हैं। एक कंपनी सेल कर रही है X यूनिट्स ऑफ टिन एवरी डे एट रुपीज़ 110 पर टिन। तो सेल्स कर रही है, सही है। सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, इन टर्म्स ऑफ एक्स रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है हमें 1 एक टिन 110 रुपए का बेच रही है, पता नहीं कितने टिन बेच रही है, तो रेवेन्यू फंक्शन एक्स आ गया। टोटल रेवेन्यू निकलेगा, नंबर ऑफ टिन्स पता चलेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज रुपीज, उस टिन को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट जो आ रही है, सही है, तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 92 पर टिन 9x एंड द पैकेजिंग चार्जेस प्लस 5x। सही है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 14x। सही है ना।
कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उस टिन को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट पर टिन की कितनी है 92, तो पर टिन एक्स पर टिन आ गया, एक टिन 92 का बनेगा, दो टिन डबल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। प्लस हर टिन पे 5 रुपये पैकेजिंग चार्जेस आ रहे हैं। डेली ओवरहेड जो कॉस्ट आ रही है, बेसिकली फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपको, डेली ओवरहेड कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है 1800 रुपये पर डे के साथ। कह रहा है डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा, कॉस्ट फंक्शन। नाउ वी नो कॉस्ट फंक्शन बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 14x, 14 नहीं है ये 92 प्लस 5 97x। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 92 प्लस 5x 97x प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 1800। ये आ गया आपका कॉस्ट फंक्शन, ये आपका क्या आ गया कॉस्ट फंक्शन। नाउ देयरफॉर प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन कितना दिया हुआ ऊपर 110x, 110 रेवेन्यू फंक्शन आ गया 110x माइनस कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन कितना है 97x प्लस 18,000। 110x माइनस 97x प्लस माइनस माइनस 18,000। तो ये कितना आ गया 110 में से 97 माइनस किए 13x माइनस 18,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। ये तो आपका निकल के आ गया प्रॉफिट फंक्शन। अब आपको मालूम करनी है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे कि आपको प्रॉफिट होगा। सही है। इन डेली लाइफ में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सारी एनालिसिस डेली लाइफ एनालिसिस ही हैं। कोई भी फैक्ट्री कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही होती है तो ये एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है कि उसने अगर एक पर डे 1800 रुपये उसके ओवरहेड चार्जेस आ रहे हैं और उसकी एक प्रोडक्शन पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आ रही है वेरिएबल कॉस्ट वो 97x आ रही है, तो उसका कॉस्ट फंक्शन और वो 110 रुपये का फंक्शन। तो आपने कभी सोचा है कि मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है कि भाई आप कितने में ये चीज़ बेचेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। तो ये एनालिसिस डेली लाइफ एनालिसिस होती हैं, ठीक है ना। आपके पहले ये देखा जाएगा कि ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस किए जाएंगे कि आपको प्रॉफिट हो। सही है। तो आपको प्रॉफिट होने के लिए आपको ब्रेक इवन पता होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को हो रहा है। नाउ ब्रेक इवन मालूम करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करने के लिए, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन कंडीशन क्या है हमारी, ब्रेक इवन कंडीशन है रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। ब्रेक इवन कंडीशन क्या है हमारी, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है 110x इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन क्या है 97x प्लस 1800। सही है। तो 110x माइनस 97x इज इक्वल टू 1800, ठीक है ना। 110 में से 97 मैंने माइनस करे 13x इज इक्वल टू 1800। आप 1800 को डिवाइड कर दें 13 से, तो ये आ गया 138.46। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट टू 138 और 138.46 138.5 कॉन्ग्रुएंट टू 139, सही है ना। तो 138.5 आधा यूनिट तो नहीं बन सकता, तो अगर 1 और 38 बनाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा।
जाएगा 9 या 138.5 x की वैल्यू आ रही है। ये आपका क्या निकल के आ रहा है, x आ रहा है। तो आप 139 से ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज आपको लॉस आएगा। अगर आप डेली बेसिस पे 139 से यूनिट ज़्यादा बना के बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपने x की वैल्यू निकाल ली। y निकालने के लिए आप किसी भी फंक्शन में x पुट कर दें, y निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दोनों में आपको पुट करके दिखा देता हूँ। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। ब्रेक इवन पॉइंट किसके बराबर होता है, x कॉमा वाई के बराबर होता है। तो यहाँ अगर मैं x कॉस फंक्शन मेरा बराबर है, कॉस फंक्शन को y के बराबर लेता हूँ, c ऑफ x y इज इक्वल टू 97x प्लस 1800। तो y इधर कितना आ जाएगा, 97 मल्टीप्लाई बाय 139 प्लस 1800। तो y मेरा कितना आ गया, चेक करें, 97 मल्टीप्लाई बाय 139 15283, ये y की वैल्यू आ गई। रेवेन्यू फंक्शन ये भी y के बराबर है, इज इक्वल टू 110x। तो y इज इक्वल टू 110x, x की जगह मैंने 139 पुट किया, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 139 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15290। कॉन्ग्रुएंट टू, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये यहाँ जो वैल्यू आई थी 138.46 आई थी। अगर मैं वो वैल्यू डालता 97 मल्टीप्लाई बाय 138.46 प्लस 1800, तो मेरा यहाँ आंसर 15230 आता लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 110 मल्टीप्लाई बाय 138.46 दोनों जगह सेम आता। अगर मैं इधर जो वैल्यू आपकी निकल के आई थी, एग्जैक्ट वैल्यू जो x की आ रही थी, वो आ रही थी 138.46। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर 46 यहाँ पुट कर देता हूँ तो आपका यहाँ आंसर 15230.6 आ रहा है। और जब मैं यहाँ भी पुट करता हूँ 138.46, मैंने तो राउंड ऑफ कर दिया, तो यहाँ भी आपका आंसर 15230.6 ही आ रहा है। आप चेक कर लीजिएगा। तो ये तो कैलकुलेशन में, मतलब एक क्वेश्चन जो था एग्जाम्पल, वो कैलकुलेटेड नहीं था कि नंबर ऑफ यूनिट्स, ये जो x है नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये पूरे के पूरे निकलते तो आंसर भी दोनों जगह सेम ही आता है। तो y आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या हो गया, देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, x कॉमा वाई। x की वैल्यू आ गई आपकी 138.46 कॉमा 15230.6 आंसर। ठीक है भाई, मैंने वही वैल्यूज ले ली जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। A manufacturer of chairs
has fixed cost of rupees 3000 and variable cost of rupees 25 per unit. Find the cost function and what is the cost of producing 250 chairs. सही है भाई। ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल में कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ चेयर्स हैज़ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डाटा गैदर करते हैं। फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 3000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रहा है इज इक्वल टू 25 पर यूनिट। 25x पर यूनिट का x आ गया। फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। वी नो नाउ कॉस्ट फंक्शन किसके बराबर होता है? c ऑफ x इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट देखें आप कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट 25x प्लस 3000। नाउ फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि आपकी कॉस्ट फंक्शन बनाओ, ये हमने बना लिया। तो और पूछा था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 25 चेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 25 चेयर्स। तो इफ x इज इक्वल टू 225 नहीं 250 चेयर्स, 250 चेयर्स हो तो कॉस्ट कितनी आएगी? तो कॉस्ट ऑफ 250 चेयर्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 3000। तो आपकी कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? c ऑफ x इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करा दें, 25 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 3000। तो ये आ गई आपकी 9250। ये सेकेंड रिक्वायरमेंट थी आपकी, जो कि आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्लियर है ना? एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 हमारे पास है द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर x units of a manufactured product of a manufactured product is given by c of x is equal to 3.5x plus 12,000. If each unit is sold, if each unit is sold for rupees 6, determine the minimum number of units that should be produced and sold to ensure no loss. ठीक है,
ऑप्शन ए है हमारे पास 4800, ऑप्शन बी है हमारे पास 4850, ऑप्शन सी है 4700, ऑप्शन डी है 4900। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज गिवन बाय, कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है। सॉल्यूशन, वी हैव अ कॉस्ट फंक्शन 3.5x plus 12,000, and we have, if each unit is sold for ₹6, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹6, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, ₹6 पर यूनिट है, तो 6x हमारा क्या हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, x की वैल्यू बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, x की वो वैल्यू बताओ जिस पे आपका नो लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। कौन सी कंडीशन होती है, ब्रेक इवन कंडीशन। देयरफॉर एट ब्रेक इवन कंडीशन, एट ब्रेक इवन कंडीशन आपका जो होता है रेवेन्यू बराबर किसके होता है, कॉस्ट के बराबर होता है। तो रेवेन्यू 6x इज इक्वल टू 3.5x प्लस 12,000, 6 में से माइनस करें 3.5, 6x माइनस 3.5x इज इक्वल टू 12,000। जब मैंने 6 में से माइनस किए तो 2.5x इज इक्वल टू 12,000। x कितना आ गया, 12,000 को डिवाइड कर दिया 2.5 से। $12,000 को डिवाइड कर दिया 2.5 से, तो मेरे पास आ गए नंबर ऑफ यूनिट्स, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट जिस पे हमें नो लॉस हो रहा है। तो ब्रेक इवन कंडीशन वो होती है जिस पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और ऐसी नो लॉस टू इंश्योर नो लॉस किस कौन सी कंडीशन पे हो रहा है, ब्रेक इवन कंडीशन पे 4800। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन। नाउ आज की क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।